सबसे बड़ी रियलिटी, इन सबकी रियलिटी क्या है? इन सबकी सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि वी वर ऑल एग्रीकल्चर। गुड इवनिंग, नमस्कार। एनडीटी मस्ती लाइव शो किसान संवाद भाग 3 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं राकेश प्रताप मल, प्रोग्रेसिव फिश फार्मर्स, नैया पार्क गोरखपुर से आप हैं। आपसे जानेंगे सृजन मत्स्य केंद्र नैया पार्क गोरखपुर की सफलता की कहानी। प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राजन कुमार सिंह, एरिया बिजनेस मैनेजर, प्रोवेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं पुनीत कुमार, आप डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज, आगरा अलीगढ़ डिवीजन, उत्तर प्रदेश से हैं। सर, पुनीत सर, एनडीटी मस्ती मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्री प्रताप जी। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया, और यह एक ऐसा मंच है जो मैं काफ़ी दिनों से मैं भी बड़ा लालायित था कि इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँ, और आज मुझे ये मौका मिला। और मैं सच बताऊं कि ये एक बहुत ही नायाब है, एक नया तरीका है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें छोटे से छोटा किसान जुड़ रहा है और अपनी बात समस्या को रख रहा है। और बड़े जो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर बैठकर ना बल्कि यूपी के किसानों से बल्कि भारतवर्ष के कई तमाम किसानों से जुड़ सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान हम कर रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। एनडीटी मस्ती के द्वारा किसान संवाद में यह तीसरा भाग है। लगभग 2 भाग पूरे हो चुके हैं इनके, और बहुत अच्छा इनका शो रहा, और बहुत ही मैं ये बधाई के पात्र हैं कि ये शो सारे हिट रहे इनके। और अभी 400 लाइव शो लगभग एनडीटी कर चुका है। आपकी एनडीटी मस्ती जो है बहुत ही कमाल कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में किसानों के लिए ये मतलब एक तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है कि वो नेचुरली लोगों तक पहुंचने के लिए और सभी किसानों के लिए बड़ा ही सौहार्दपूर्ण रहेगा, और किसान लोगों को भी जानेंगे। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये सिर्फ न बल्कि फिशरीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन आदि आदि तमाम लोगों से आप बात कराते हैं, तो किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और मैं पुनः एनडीटी मस्ती के सभी ऑर्गेनाइजर और इनके जो सीईओ हैं उनको सभी को बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू प्रताप जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बहुमूल्य आपने समय निकाला। और मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा कि प्रोग्राम अगर आप आज्ञा दें तो शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत करें। हमारे साथ जुड़े हैं प्रगतिशील किसान राकेश प्रताप मल गोरखपुर से। राकेश प्रताप मल, एनडीटी मस्ती मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद सर। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका संक्षिप्त परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम राकेश प्रताप मल है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से विकास खंड पिपराइच में नैया पार्क खुद एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। राकेश प्रताप जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप प्रगतिशील किसान हैं, हमें आपके बारे में पता चला आप 16 एकड़ से ज्यादा फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपने मछली पालन को क्यों चुना और अपनी यात्रा बताएं, कब शुरुआत की आपने? सर, शुरू से ही एग्रीकल्चर क्षेत्र से पिताजी के गुजरने के बाद ये चीजें हमारी एग्रीकल्चर आ गया, तो हम काफी प्रयोग किए और हम लेयर फार्म खोले 35,000 का। उसके खोलने के बाद लगा नहीं, कुछ दिक्कतें आ रही थी उसमें पिछले 3 सालों से, तो 3 साल पहले फिर हमने मछली पालन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। पिताजी के समय में ये 1.5 एकड़ का पॉन्ड था दरवाजे पे ही, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
उसमें हम आईएमसी भी पालते थे, उसमें हम पंगेसियस भी पाले, और पंगेसियस पालने के बाद हमको ये लगा कि इसमें अपार संभावनाएं हैं, और हम घूम घूम के कई जगह देखे, कई जगह ट्रेनिंग भी लिए, अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी आयोजित कई ट्रेनिंग लिए। इन सबको देखने के बाद लगा नहीं नहीं, ये तो कुछ अच्छा ही है, कुछ नया काम है। मछली पालन कोई नया काम तो नहीं था, लेकिन इसमें जो व्यावसायिक खेती मछली की होती है, ये नया काम है। अभी तक होता क्या था, तालाब के पट्टे होते थे, उसमें असीमित मात्रा में हम मछली डाल देते थे, थोड़ी बहुत मछलियां मिलती थी, उन मछलियों को हम कुछ बांट देते थे और कुछ अपने बेच के अगले साल सीड के लिए रख लेते थे। तो हमने कमर्शियल के हिसाब से शुरू किया। ये हम दिसंबर 2018 में हम पोखरा खनवाना शुरू किए, और 10 एकड़ एक बार खनवाए, छोटे छोटे पॉन्ड जो लगभग 0.5 एकड़ के थे। फिर आफ्टर 2020 में भी हम और पॉन्ड खनवाए। इस समय कुल 16.5 एकड़ में हमारा ये खेती का काम चल रहा है, मछली पालन काम चल रहा है, जिसमें हम अपनी विभिन्न प्रजाति की आईएमसी मछलियां तथा ये हाई ब्रीड की जो जल्दी होती है, लाइक पंगेसियस, आरसी, रूपचंदा वगैरह, इसका भी पालन शुरू किया है। तो 2 साल में तो हमें लगता है कि हम अपने मुकाम पे पहुंच गए हैं, और हम अच्छे तरह से पालन कर रहे हैं। पुनीत सर, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इनकी यात्रा पे? यस राकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपने जो इकोनॉमी रही है आपकी, आप 16.5 एकड़ में कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में कितना लाभ आपको प्राप्त हुआ? जो नेट प्रॉफिट होता है ना, सारे खर्चे निकाल के, तो नेट प्रॉफिट आपको कितना मिला, तो किसान भाइयों को ये पता लगे कि पर एकड़ कितना लाभ आपको प्राप्त हुआ। सर, शुरुआत में पहले साल तो हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिला, फर्स्ट ईयर जब किए, लेकिन सेकंड ईयर से हमें पर एकड़ या पर पॉइंट कह सकते हैं 0.5 एकड़ का नियर अबाउट 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया पर पॉइंट मुझे देके गया। अच्छा, मतलब आधा एकड़ से लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपया आपको नेट प्रॉफिट मिला सालाना। अच्छा, जो जमीन आप यस जो जमीन आपने सेलेक्ट की, वो जमीन क्या एग्रीकल्चर लैंड थी, या उसमें कुछ ऐसा था कि पानी भराव रहता था? थोड़ा सा लो लैंड था, हमारे को वाटर लॉक्ड एरिया है, तो वाटर लॉक्ड एरिया में यही धान की फसल एक अच्छी होती थी, बाकी कोई अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। तो जो धान की फसल होती थी, उस आधा एकड़ में धान की फसल से कितना लाभ होता था? सर वाटर लॉक्ड एरिया था, पानी बाढ़ तो नहीं आती थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ में हम 20 कुंटल धान उगा पाते थे मैक्सिमम। ये लेकिन ये हर साल ऐसा संभव नहीं था। जिस साल पानी ज्यादा बरस जाता था, उस साल फसल डूब जाती थी और लाभ कम हो जाता था। यस, तो ऑन एन एवरेज अगर माने तो लगभग मतलब सिर्फ आप धान कर पाते थे, और लगभग 15 से 20 कुंटल ही धान आप साल में ले पाते थे, अगर पानी बरस गया तो। जी, पानी अगर बहुत ज्यादा बरस गया तो नुकसान हो जाता था। यस, तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छा है, किसान भाइयों जो जुड़े हुए हैं वो ये जाने कि देखिए, जो लोलैंड एरिया है, जिस भूमि में एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, या जो हमारा किसी कार्य में नहीं आ सकती, या एक वर्ष में ही हम कोई धान की खेती या किसी की खेती ले पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ अगर 15-20 कुंटल धान ले रहे हैं, तो साल का सब कुछ अगर मैं काट के बताऊं तो हार्डली मैं समझ 30 से 40 हजार का नेट प्रॉफिट निकलेगा। ये मैक्सिमम है, बहुत मैक्सिमम हो गया सर। अगर मैं गलत, मतलब ये मेरा मोटा मोटी बता रहे सर, एकदम सही बता रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लगभग 20,000, इससे ज्यादा संभव नहीं है। यस, तो हम 20,000 ले लेते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, सबसे पहली बात देखो, राकेश जी ने ये बताया कि जो जमीन होनी चाहिए फिशरीज के लिए, वो अगर जल प्लावित है, वाटर लॉक्ड है, लो लाइन है, तो सबसे अच्छा है। क्योंकि वो जमीन किसी के काम नहीं आ रही है, तो फिशरीज जब हम करने जाते हैं तो हमको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जो जमीन है, यानी कि जहां पर हमें मछली पालन करना है, वो जमीन फिशरीज के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो राकेश वाल साहब ने बिल्कुल सही जमीन चुनी, जो लो लाइन एरिया था, पानी रुकता था।
तो एक तो जमीन हमारी पानी रुकने वाली मिल गई और हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी वहां रही हो। दूसरी चीज ये हुआ कि और कोई एग्रीकल्चर वहां पर नहीं हो सकता। हमें ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो डेफिनेटली 70 से 80 जो हमारे 60 से 65 जो किसान है परसेंट किसान है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर भूमि के साथ साथ जो जमीनें हमारी बेकार पड़ी हुई हैं, लो लाइन एरियाज हैं या जो गड्ढा नुमा है या जो किसी और पर्पज में यूज नहीं हो रही हैं, तो वहां पर उन रिसोर्स को यूज करके हम एक्स्ट्रा आय अपनी जनरेट कर सकते हैं फिशरीज से। दूसरा पॉइंट देखिए माल साहब, राकेश जी ने बिल्कुल एक चीज बिल्कुल क्लियर की, जमीन हमने चेक कर ली, उस आधा एकड़ जमीन से अगर हम धान की खेती कर रहे थे तो मात्र हमको 20,000 रुपए मिल रहा था। और जब हमने फिशरीज किया, थोड़ा सा अपना चेंज किया, हमने अपना बिजनेस माइंड थोड़ा सा चेंज किया और हम फिशरीज की तरफ गए, तो साथियों कितना लाभ हुआ? 1.5 लाख तक लाभ लिया। अब मुझे जरा देखिए आप, 20,000 से 1.5 लाख कितना गुना लाभ हो गया? परसेंटेज ऑफ लाभ देखिए आप कि लगभग आपका 5 से 6 गुना लाभ हो गया। और हम किसान भाइयों को कितना बताते हैं कि आपकी आय दुगनी होगी। तो साथियों ये बताओ, 1 रुपए के 5 रुपए फिशरीज में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इससे बढ़िया म्यूचुअल फंड या कहीं हो सकता है? ये सबसे बढ़िया आपका बिजनेस है। तो आपको खुद ही समझाइए। देखिए ये एनडीओटी मंच इसीलिए ये बहुत अच्छा है कि किसानों से संवाद कराकर आपको ये बताते हैं कि हम लोग भी इसमें इनपुट देते हैं ताकि आपको करने वाला आदमी ये बताए कि मुझे लाभ कैसे मिला। तो कहीं भी किसी शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं बची। बाल साहब ने बिल्कुल मोहर लगा दी हमारी बात पर, जो हम लोग बोलते हैं कि साहब मछली से 2 से 3 गुना लाभ होता है। तो क्लियर हो गई बात ये। तो मल साहब एक तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि लगभग 4 से 5 गुना लाभ आपने लिया। अब मुझे थोड़ा सा किसान भाइयों को ये भी बताएं कि आपने उनको क्या क्या खिलाया मछली को। जैसे मतलब बीज लिया तो बीज कितना बड़ा डाला और कितना बड़ा डालना चाहिए कोई, और पालन के साथ साथ कोई नर्सरी भी आपने बनाई रखी होगी। तो हम लोग जब पालन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक छोटी सी नर्सरी भी रखनी है। नर्सरी में बच्चा इतना बड़ा करके फिर हमको स्टॉकिंग पॉन्ड में डालना है और इतने महीने बाद वो इतने केजी का होगा। तो थोड़ा सा राकेश मल जी आपसे अनुरोध है कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। और सर करने के बाद यही पता चला कि हम जो अपना सीड स्टॉकिंग के लिए बनाए थे वो इस समय हमारा कोई भी बच्चा पंगास को छोड़ के 6 महीने से कम का नहीं होता है। 6 महीने का बच्चा हम पालते हैं अपने उसमें नर्सरी में, फिर उनको 100 ग्राम के आसपास हो जाते हैं जब, तब उनको तालाब में शिफ्ट करते हैं। मछली पालन में 2-3 चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है सर। निश्चित मात्रा, निश्चित एरिया में, और फीडिंग चाहिए उनको, क्योंकि हम कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें फीड अभी तो हम सर केवल कंपनी का दिया हुआ, कंपनी द्वारा बनाया गया आयातित किया हुआ फीड ही खिलाते हैं। तो कुल मिला जुला के कहना है कि अगर किसी किसान भाई को ये करना है तो एक नर्सरी उनके पास होनी चाहिए जिसमें कम से कम 6 महीना पुराना बच्चा हो। 1 एकड़ में 4,000 से ज्यादा देसी मछलियां जो पालते हैं वो 100 ग्राम से मछली डालें तो उनको 1 साल में पूरा का पूरा रिटर्न मिलेगा। दूसरा, अगर हम 100 ग्राम की मछली डालते हैं तो हमारे किसान साथियों को ये भी बताना है कि वो मछलियां मरती नहीं है। अगर हम छोटी मछलियां डाल दिए तो उन मछलियों के मॉर्टेलिटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो हम 4,000 डालते हैं तो 3,900 तो निकलेगी ही निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मछली का एक अपना सिस्टम है। मछली कभी भी अपने से नहीं मरती है, जब भी मरती है तो पानी के पैरामीटर की वजह से या किन्हीं अन्य वजहों से मरती है। जी, बहुत अच्छी बात बताई राकेश जी आपने। अब हम बिल्कुल पॉइंट वाइज चल रहे हैं साथियों। देखिए हमने पहले जाना कि हमें जमीन कैसी लेनी है, फिर पानी की अवेलेबिलिटी हमने जानी। यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट मैं दूंगा आपको राकेश मल साहब कि जब आप फिश फार्मिंग के लिए जाएं तो एक तो जमीन और पानी में जो हमारी सॉइल है और हमारा जो पानी है उन दोनों की लैब में जांच कराई जाए, ताकि ये पता लगे कि क्या ये जो पानी है और मिट्टी है हमारी फिश फार्मिंग के लिए सुटेबल है या नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी हम लोग कराते हैं। तो हमारे इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लैब हमारी हैं, हमारे मत्स्य विभाग द्वारा हर एक रीजन पर एक लैब है जहां पे किसान अपने मिट्टी और पानी की जांच
फ्री में करा सकते हैं और उसी दिन आपको जांच मिल जाएगी और उसमें रिकमेंडेशन मिल जाता है कि भाई इस सॉइल में ये तत्वों की, पोषक तत्वों की कमी है, तो आपको ये पोषक तत्व आपको डालने हैं। जिसमें राजन कुमार सिंह काफी इनपुट दे रहे हैं इसमें और काफी अच्छे इनके प्रोडक्ट्स भी हैं जो एम साहब बैठे हैं। और साथियों इसमें हमें जो हमारे पानी में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उनके बारे में भी हमारी लैब के द्वारा रिकमेंडेशन की जाती है। इससे क्या होगा, अब हमको ये ध्यान देना है कि फिश फार्मिंग के तो करनी है, लेकिन फिश फार्मिंग को एक उद्योग के रूप में लेना है, जैसे कि राकेश प्रताप जी ने लिया। हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ये उद्योग है हमारा। जैसे इन्होंने देखो शुरुआत वहीं से की थी कि साहब क्या करते थे, ग्राम समाज के पानी में हमने बच्चा डाल दिया और वो भी 1 लाख 2 लाख डालते थे, तो नेचुरली बाद में क्या होता था, 5-6 महीने बाद गए और जो कुछ मिला उसको निकाल के बेच दिया, तो उस 1 लाख से मात्र मुश्किल से 1 टन या 2 टन की पैदावार हो पाती थी और उससे मुश्किल से लगान ही दे पाता था किसान। लेकिन जब इन्होंने कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू की राकेश प्रताप जी ने और इसको उद्योग के रूप में लिया, तो देखिए कितना लाभ हुआ, 5 गुना लाभ हुआ और एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई, एक उद्योग डेवलप हुआ। इसीलिए जब भी फिश फार्मिंग करें तो अपनी सोच को बदलना है, और सोच क्या बदलनी है कि हम एक उद्योग लगाने जा रहे हैं, एक बिजनेस करने जा रहे हैं। वी आर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का जो हमारा उद्यम है, उद्यमी के रूप में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा। उसके लिए हमारा पहला स्टेप पहला स्टेप था फिश आपका सीड, सॉइल का और वाटर का। अब वाटर और सॉइल के पैरामीटर्स आपने चेक करा लिए, उसके बाद में ये तय हो गया कि हाँ भाई साहब ये जो जमीन है बिल्कुल सुटेबल है फिश फार्मिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करूंगा, राकेश जी आप थोड़ा सा इस चीज को अगर ध्यान देंगे तो और अच्छी फार्मिंग आपकी होगी और अच्छा टेक्निकल फार्मिंग आप करेंगे। एक जो वाटर की किट्स होती हैं और सॉइल की टेस्टिंग किट्स हमारी आती हैं, जो कि अब अवेलेबल है, जो बड़ी हैंडी हैं, आप उन किट्स को अपने पास जरूर रखिए। एक छोटा सा लैब और बनाइए, है ना, ताकि क्या होगा कि समय समय पर पानी या मिट्टी में जो भी चेंजेस आते हैं तो उनको चेक करते रहेंगे। और जो विशेषज्ञ हैं जैसे राजन कुमार जी हैं, अन्य और विशेषज्ञ हैं जो हमारे फील्ड में हैं, या जो विभाग के हमारे विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लेंगे कि साहब ये प्रॉब्लम इसमें आ गई थी, पहले तो ये बड़ी सही था पानी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे पानी में सब अमोनिया प्रॉब्लम आ रही है, या सब पोटेशियम कम हो गया है, या सब एल्कलिनिटी बढ़ रही है, तो हमको अब क्या करना चाहिए। तो हमारी कुछ प्रोबायोटिक्स आ गई हैं, जो इन प्रोबायोटिक्स को डालकर हम अपने मछलियों को डिजीज फ्री कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं और पानी के पैरामीटर्स को सही कर सकते हैं, ताकि मछली मरेगी नहीं और अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। इस पर राजन जी और काफी प्रकाश डाल सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोबायोटिक्स इनकी अवेलेबल हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा बताएंगे राजन जी। राजन जी। जी सर, नमस्कार शिव प्रताप जी और एनडीयू मस्ती टीम, आप लोग को धन्यवाद और विशेष धन्यवाद पुनीत सर को, जो आपने इतनी हम लोग इस चर्चा किसान संवाद को आप इतने बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए। अब और राकेश प्रताप मल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे गोरखपुर से जुड़े हुए और ये काफी ही कम समय में काफी अच्छे ग्रोथ किए हुए हैं यहाँ पे। और इनके लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखी होती है, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। और मैं ये विशेषकर ये राकेश प्रताप मल जी के लिए मैं ये कोट कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी वहां संघर्ष किया है अपनी एग्रीकल्चर से, फिर हमेशा रिस्क लिए है और चेंज करके आज यहाँ तक पहुंचे। और मैं तो इनसे बहुत बाद में जुड़ा एग्रीकल्चर छोड़ने के बाद, लेकिन जब मैं जुड़ा तो प्रोबायोटिक का यूज अगर डालने के लिए किसी ने कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पैदा किया तो वो राकेश प्रताप मल जी है, जो आज प्रोबायोटिक की हम चर्चा कर रहे हैं। जब हम पहली एक कंपनी में आए थे 2014 में, फिर उस समय में दवा क्या, प्रोबायोटिक क्या, सैनिटाइजर तक को लोग नहीं जानना पसंद करते थे और सुनना भी नहीं पसंद करते थे। फिर जब एक बार इनकी तालाब में प्रॉब्लम आई तो मैं बोला सर आपके अंदर वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक की जरूरत है, तो मैं ही उसका डोज कैलकुलेट करने वाला हूँ, क्योंकि वाटर लेवल काफी हाई था और समस्या काफी बड़ी थी, रोज मोर्टेलिटी हो रही थी। लेकिन मैं इतना मतलब डिसअपॉइंटेड हो गया था कि मैं इतना थोड़ा कॉस्टली पड़े तो मैं बता नहीं रहा था, मैं ट्रेडिशनल ही सोचा ठीक कर दूं। फिर इनसे मैं साइड से राय लिया कि क्या ऐसा है, अगर कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा मेरी 40 लाख की मछली पड़ी है और मैं 5000 की दवा नहीं डाल सकता। तब जाके अगले बार से मैं दूसरे किसान से कहना शुरू किया कि प्रोबायोटिक जरूरी है।
और आज के डेट में बहुत बहुत अच्छे जो फार्मर है, बहुत लोग ऐसे हैं जो वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक ये सब आ रहा है। प्रोबायोटिक के बाद अभी प्रीबायोटिक, सिनबायोटिक, ये मार्केट में काफी चीजें अभी आई है, लेकिन अभी हमारे यूपी बिहार के किसानों को विशेष करके प्रोबायोटिक पे फोकस करनी है। अब मछली को खिलाने के लिए भी जैसे आप कमर्शियल फीड देते हैं तो उसमें फीड प्रोबायोटिक की आवश्यकता होती है, उसको भी देना जरूरी है। तो ये सारे बहुत सारे डिफरेंट प्रोबायोटिक अवेलेबल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। सर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़े। यस यस बिल्कुल सर। राकेश प्रताप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो नए मछली पालक है वो शुरू करना चाहते हैं मछली पालन, तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आपने किया है, तो आपको पता होगा कि किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या समस्याएं आती हैं। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें नुकसान की संभावनाएं एकदम नहीं है। रही बात समस्याओं की, तो अभी सर ने काफी कुछ बताया। अगर आप उद्योग के रंग से उद्योग के रूप में शुरू करना चाहते हो, कमर्शियल करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको सर ने जो बताया कि पानी चेक कर ले, मिट्टी की जांच करा ले, तब पोखरा खना, तब वहाँ पालन है। लेकिन इसके साथ साथ हम जब मछली डालते हैं और हम एक्स्ट्रा फीड डालते हैं, तो जब हम कमर्शियल करते हैं फीड ज्यादा डालते हैं तो थोड़ा सा पानी का पैरामीटर चेंज होता है, पानी की चीजें चेंज होती है। तो उसे कम से कम साप्ताहिक हम एक बार जांच कर लें। किट सर ने बताया किट बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, हर किसान खरीद सकता है, छोटा किसान भी खरीद सकता है, और नहीं तो 2-4 किसान भी खरीद सकते हैं। अपने पानी की गुणवत्ता जांच करते हैं, पानी में अमोनिया क्या है, नाइट्राइट क्या है, पीएच लेवल कितना है, इस सब की जांच के लिए इनके पास दवाएं भी, जो प्राइवेट कंपनी है राजन जो है, इनके पास काफी सस्ती और अच्छी दवाइयां हैं। साथ में समस्याएं क्या है सर? मछली पालन में 2-3 बड़ी समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो चोरी की आती है, तो पोखरा ऐसे जगह बनवाए, अपने तालाब को ऐसे जगह बनवाए जहाँ पे चोरी की संभावनाएं न रहे। दूसरी जो बहुत कम ही आती है जलन की वजह से, वो की जहरखोरी की, लेकिन ये साल में जिले में 1-2 घटनाएं होती हैं। तो ये 1-2 बहुत बड़े नुकसान है। तीसरा नुकसान क्या है कि वाटर लॉक्ड एरिया में तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन बाढ़ ग्रस्त एरिया में बनवाने के लिए आप देख लें कितने लेवल तक बाढ़ आती है। तो बाढ़ ग्रस्त एरिया में जिस लेवल तक बाढ़ आती है, अगर उससे ऊंचे आप पक्का बंधा कायदे से बंधा बंधवा के कर सकते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये सब 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन मछली पालन में नुकसान नहीं होगा, ये कह रहे हैं। चाहे छोटे स्तर पर किसान कोई पालना चाहे, 0.5 एकड़ में पालना चाहे, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 10 एकड़ में, दिक्कतें कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं। अगर इनका समाधान कर ले तो मछली पालन से बढ़िया कोई व्यवसाय किसानी एग्रीकल्चर में नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा राकेश जी। अभी समस्याएं बताई राकेश जी ने, चोरी की समस्या बताई, एक वाटर लॉग बाढ़ग्रस्त की बताई, और एक तीसरी समस्या कौन सी थी राकेश जी? जहरखोरी, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग, यस पॉइजनिंग की। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट पॉइजनिंग पे पहले लूंगा कि ये समस्याएं अक्सर हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं कि साहब मेरे तालाब में पॉइजनिंग हो गई है, और सुबह ही सुबह कॉल आएगा जनरली। पॉइजनिंग की जो समस्या है वो साथियों, सबसे पहले तो ये है कि आपको ये कैसे पता लगे कि इसमें वास्तव में पॉइजन है कि नहीं है। तो हमको ये बिल्कुल एक थंब रूल है, और लगभग ये 90 to 80% ये है कि मतलब अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में पॉइजनिंग की गई है नहीं की गई। तो आप ये तो क्लियर है कि अगर कोई पॉइजन डाला जाएगा तालाब में, तो अगर उतनी मात्रा में अगर नहीं पड़ा उसमें, तो आपको मालूम है कि वाटर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो मछली नहीं मरेगी। और वैसे थोड़ा बहुत पॉइजन होगा तो मछली उसमें सर्वाइव कर जाएगी, नहीं मरेगा। अगर वो नेचुरली कहीं से आ गया है, तो जैसे मान लो पेस्टिसाइड आ गया है, वहां से बह के आ गया है, आपके खेतों से बह के आ गया है, तो उसमें हो सकता है। तो इसकी पहचान कैसे करें? तो आप ये जानेंगे कि सुबह सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि सब मछलियां इनगल्पिंग कर रही हैं, कुछ बहुत सारी संख्या में मछलियां मरी हुई हैं।
तो ये पॉइजनिंग से मरा है या आपके ऑक्सीजन लेवल कम होने से मरी है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको कैसे ज्ञान करेंगे? इसमें सबसे बढ़िया रूल ये है कि बिल्कुल जो एकदम लेमैन वाला रूल है, एक कांच का साफ गिलास लीजिए और कांच के गिलास में पानी को अंदर से भरिए, और जब आप कांच के गिलास को सूरज की रोशनी में देखेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन चल रहे होंगे, मतलब वो चलते हुए दिखाई देंगे सूरज की रोशनी में, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं, और थोड़ी देर रखेंगे उसको आप सूरज की रोशनी में, तो अगर वो मरे हुए होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे, और अगर वो जिंदा है तो चलते रहेंगे। तो आप ये क्लियर हो जाएगा कि अगर वो आपके जो प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन उसमें चल रहे हैं, वो जीवित हैं, तो ये जान लीजिए कि उसमें पॉइजनिंग नहीं की गई है, मतलब 90% पॉइजनिंग नहीं है, वो 100% आपके ऑक्सीजन लेवल कम होने से मरा है। उसका ज्ञान कैसे करेंगे? हमको ऑक्सीजन और अमोनिया का लेवल चेक करना पड़ेगा इमीडिएटली। नंबर 2, आपको लगा कि भाई अगर पॉइजन उसमें बैठ गए हैं और वो लग रहा है कि जो प्लैंक्टन, क्योंकि जब पॉइजन डाला जाएगा तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले वो छोटे छोटे जलीय पौधे हैं, जलीय कीड़े हैं, उनको मारेगा, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह नहीं सकते, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, छोटे छोटे हैं। तो पहले छोटा प्राणी पहले मरेगा और बड़ा प्राणी बाद में मरेगा। तो अगर वो चीज नहीं हो रही है तो नेचुरली ये क्लियर है कि उसमें वो चीज मतलब पॉइजनिंग नहीं हुई है। दूसरा, आप मछली की गिल को अगर उखाड़ देखेंगे, अगर कोई ताजा मछली मरी हुई उसको देखेंगे और उसको स्मेल करेंगे तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही होगी, और उसकी गिल्स अगर उसकी चोक है, मतलब काली हो गई है और उस पर कुछ जमा हुआ है हरा सा, तो समझ जाइए कि गिल चोकी हुई है, और वो जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन का लोड बढ़ने से ऑक्सीजन कम हो गया और उस लेवल से मरी है। ये बात है। तो पॉइजनिंग नहीं हो सकती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती है, 1-2% केसेस ऐसे होते हैं पॉइजनिंग के, उसकी भी जांच बहुत कम होता है सर, कम होता है। तो दूसरी समस्या बताई चोरी वाली। मैं इसमें साफ कहूंगा कि अगर आप उद्योग करने जा रहे हैं तो तालाब आपका कहीं भी बनाए आप, तो पहले तो हमने देख लिया पानी है, मिट्टी है, सब कुछ बढ़िया है। अब आपको चोरी रोकना है तो ये जिम्मेदारी एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी है कि आप वहां पर रहें, क्योंकि आपका पैसा पानी में पड़ा हुआ है, मछली के रूप में आपका पैसा पानी के अंदर है। तो जिम्मेदारी सारे किसान भाइयों की है, ये आप कतई नहीं मैं मानूंगा इसको, ये इसमें है कि भाई अगर आपका चीज वहां पर मौजूद है तो आप वहां रहें और उसको बराबर चेक करें। दूसरी चीज है कि भाई चोरी अगर हो रही है, किसी किनारे ज्यादा हो रही है और पता नहीं लग पा रहा है कि चोरी हो रही है, तो आप अपने तालाब को एक इंटरलॉक भी कर सकते हैं। उसकी समस्या कैसे है कि जैसे आपको लग रहा है कि साहब इधर इस साइड से लोग जाल डाल के निकाल लेते हैं, आपको करना ये है कि अपने तालाब के अंदर 2 मीटर, उस बंधे से 2 मीटर अंदर की तरफ वहां खूंटे गाड़ के, या तो वो आपके लकड़ी के हो सकते हैं, लकड़ी के खूंटे गाड़े जा सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगे, और उनमें कटीले तार थोड़े से लाइन से लगा दें। बट ये ध्यान रखना है कि जब आप फिशिंग करने जाएंगे या आप उसमें जब मछली निकालने जाएंगे तो उन तारों को निकालने के बाद करेंगे, लेकिन और किसी को ये पता नहीं रहेगा कि इसको इंटरलॉक किया हुआ है। जैसे ही वो जाल डालेगा तो जाल उसका कांटों में फंस जाएगा और जाल फिर निकल नहीं पाएगा। ये तो बात क्लियर है। और मैंने देखा भी है कि जब हम ऐसी जगह पर हमने इंटरलॉकिंग कराया तो जब वहां पे देखा गया तो हर पर डे रात में सुबह को जाते थे 2-3 जाल फंसे हुए मिलते थे। हाँ, तो इस तरह से आप उस चोरी को रोक सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप हमेशा वहां नहीं बैठ सकते। बड़े तालाबों पे आप छोटी छोटी चौकी बनाकर, आपका बिजनेस है, आपका पैसा पानी में है, तो आपको वहां रहना पड़ेगा और इस इंटरलॉकिंग करके आप चोरी को रोक सकते हैं। और वाटर लॉक की बात आपने कही तो बिल्कुल सही बताया कि बाढ़ ग्रस्त में अगर आपका तालाब है तो थोड़ा सा आपको ऊपर बनाना है और बंधों की देखभाल आपको बराबर करती रहनी है। इसमें सीड और फीड की बात अभी इन्होंने कही थी। हमने पानी चेक कर लिया था और हमने जांच कर ली कि भाई हमारा सब कुछ ठीक है और हम फिश फार्मिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे उसके बाद जो मोस्ट कंपोनेंट आता है सीड, मछली का जो बीज है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, अच्छी हैचरी से होना चाहिए, और आपको ये पहचान भी होनी चाहिए कि हम मछली का जो बीज है वो हमारा सही है या नहीं है। तो राकेश जी ने बिल्कुल देखो कितना अच्छा काम किया, नर्सरी में बच्चे को डाला और उसको लगभग 3-4 बल्कि 6 महीने तक उसको उसमें उन्होंने खाना खिलाया
और जब 100 और 200 ग्राम का हो गया तो उन्होंने उसकी स्टॉकिंग की। इसमें हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमें बैक कैलकुलेशन ध्यान रखनी है कि हमें स्टॉकिंग कितने बड़े तालाब में करनी है, उस हिसाब से हमारे पास सीड होना चाहिए। और अच्छे सीड की पहचान करने के लिए आप विशेषज्ञों से ट्रेनिंग जरूर लें थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा वो कहेगा कि साहब ये रोहू का बच्चा है, ये कतला का बच्चा है, ये पंगेसियस का बच्चा है, तो उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, आपको अच्छी पहचान हो। इसलिए विभाग से या अच्छे विशेषज्ञ की प्रेजेंस में ही हम सीड को डालें। तीसरा पॉइंट आता है फीड मैनेजमेंट। तो मैं राकेश जी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जो फीड है आपका, जो फीड खिला रहे हैं आप, ये आप खुद बना रहे हैं या किसी कंपनी का खिला रहे हैं आप, और वो लगभग कितना केजी आ रहा है, मतलब कितने रुपए किलो के करीब पड़ रहा है वो लोग आपको? सर शुरुआत में तो हम अपना ही बना के खिलाते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अमोनिया की मात्रा बहुत तेज बढ़ जाती थी। और हम दूसरे तरीके से चले कि अगर हम पंगेसियस जैसी एक सस्ती फिश को हम फीड खिला सकते हैं हाई प्रोटीन का, तो हम 20-22% प्रोटीन में हमारी जो फीड कास्ट पड़ जा रही है लगभग 30 रुपए के आसपास किलो पड़ जा रही है, जो कंपनी मेड है। तो हमें अच्छा लगा क्योंकि बैलेंस डाइट है कंपनी का, तो हमें लाभ मिल जाता है सर, ऐसा हमारा मानना है। हम जानते नहीं सर क्या है अच्छा क्या नहीं है। पूछा क्योंकि हम यहाँ किसी कंपनी का उसका प्रोपोगेशन करने नहीं आए, हम तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। किसी कंपनी का नाम भी नहीं ले रहे, जनरल एक बता रहे हैं कि कंपनी मेड कर रहे हैं। तो यहाँ किसान भाइयों को ध्यान रखना है, जैसे राकेश जी कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट फीड्स को खुद भी इजाद करें, और जो डिफरेंट अच्छी जो भी कंपनी आपकी अच्छी लगती है, आप उनको पहले एक तरह से एक्सपेरिमेंट करें। क्योंकि मान लो आपके पास 5 तालाब हैं, डिफरेंट 5 फीड्स खिलाइए और देखिए कि एफसीआर किसका अच्छा है। क्या जो आप फीड बना रहे हैं उसका अच्छा है, या फला का है अच्छा है, या एक्स का अच्छा है, या वाई का अच्छा है, या जेड का अच्छा है। जिसका एफसीआर अच्छा हो, अगर मान लो 2 रुपए एक्स्ट्रा भी कॉस्ट उसकी बढ़ जा रही है, लेकिन उससे आपका इनकम बहुत अच्छा जनरेट हो जा रहा है, तो हमको अच्छा फीड देना चाहिए। अमोनिया ना बढ़े उसके लिए हम पैरामीटर्स को चेक करते रहें। बहुत सारे फीड ऐसे आ गए हैं साथियों कि कहीं ना कहीं आपको वो मिसलीड करेंगे, आपकी एफसीआर को बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाएंगे। तो वहां हमको एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का और अच्छे किसान का और हमको उदाहरण देना है, ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फीड खिलाया जाए उसका एफसीआर ना बढ़े, वो हमारी अमोनिया ना बढ़ाए। तो हमें बहुत ही विजिलेंट है कि काम करना होगा इसमें। तो हमारा सॉइल वाटर मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, सीड मैनेजमेंट, ये तीनों चीजों पर हमको बिल्कुल फोकस रहना होगा। जी श्री प्रताप जी। सर हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा आदेश हो तो हम कुछ कमेंट लेते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर हमारे साथ जुड़े हैं काशी फिशरीज, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। सर 30 रुपए किलो किस कंपनी का खाना मिलता है सर, ये पूछ रहे हैं। कंपनी का नाम नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, ये प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके चैनल बैठे हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, इनको हमारा नंबर दे दीजिएगा, हम अकेले में इनसे बात कर लेंगे। जी मैं आपको बता दूं कि 30 रुपया किलो या 40 रुपए किलो जो भी किलो की बात होती है, अगर देखा जाए तो 60 रुपया किलो भी लोग फार्मर खिलाते हैं, लेकिन वो शुरुआत में खिलाते हैं। आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा, आप किसी पर्टिकुलर फीड को मत पकड़िए। मेरा ये कहना है शुरुआत में बहुत अच्छा फीड खिलाना चाहिए आपको, क्योंकि हमारा बच्चा छोटा होता है। तो जो भी अच्छी कंपनी है और आपको लग रहा है कि इसका प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है, इसमें फैट लेवल बहुत अच्छा है, आप वो खिलाइए। लेकिन फिर स्विच करिए, 1 महीने या 2 महीने बाद अपना फीड भी बनाइए। इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। देखिए हमको प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है, लेकिन जिन्होंने बताया कि हमारा फीड का, जब हमने अपना फीड खिलाया तो अमोनिया बढ़ गया, तो उसमें कुछ ना कुछ आपने जो एनिमल फीड या एनिमल प्रोटीन है वो ज्यादा डाला होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन गलत हो गया था। क्योंकि अब मैं किसान भाइयों को बता दूं कि मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में फीड बनाने के लिए, छोटी फीड मिल बनाने के लिए, बड़ी फीड मिल बनाने के लिए भी हम लोग अनुदान दे रहे हैं। लेके 30 लाख रुपए तक का 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स पर हम लोग अनुदान दे रहे हैं, और उसमें किसान अच्छा फीड बनाकर वो उनकी कॉस्ट मात्र 28 या 32 रुपया ही आ रही है कॉस्ट, और अच्छा उनको अपना प्रोडक्शन मिल रहा है और ग्रोथ भी अच्छी मिल रही है। इसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है उनको। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, सही जगह से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन
सर अभय शर्मा कमेंट करें, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने कमेंट किया। जो हमारे छोटे किसान हैं जिनका जल क्षेत्र 0.2 से 0.5 एकड़ का है, उनको किस तरीके से प्रॉफिट हो सके इस बारे में जानकारी दें, क्योंकि आपको छोटे किसान बहुत ज्यादा मिलेंगे जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। सर बहुत वाजिब क्वेश्चन किया है इन्होंने। यस पुनीत सर, मैं आपसे ही चाहता हूँ इस सवाल का जवाब दें। देखिए अभय जी, आपके सामने उदाहरण बैठे हुए राकेश जी, आधा एकड़ में इन्होंने, आपने देखा 4000 मछली बताया इन्होंने। मैं थोड़ा सा वहां पर पॉइंट स्लिप किया। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप 2 एरेटर लगाकर उस आधा एकड़ में भी आप लगभग 7 से 8 टन तक पंगेशियस निकाल सकते हैं। मतलब कि आप 7 से 8 हजार तक मछलियां उसमें आधा एकड़ में डाली जा सकती हैं। पंगेशियस की बात मैं कर रहा हूँ। और उसमें आप सोचिए कि नेट प्रॉफिट लगभग आपका ये जो हुआ, इन्होंने, राकेश जी ने खुद भी क्लियर किया इस चीज को कि उस आधा एकड़ से साहब मेरे को 20,000 रुपए मिलते थे, और जब मैंने मछली पालन किया तो मुझे 1 लाख मिला। तो इन छोटे से किसानों को सबसे पहले तो सहायता हमारे यहाँ से मिलती है। आप शुरुआत करोगे तो छोटा किसान तो मैं उसको मानता हूँ कि, मैं छोटा तो मानता ही नहीं किसी को, छोटा मैं उसको मानता हूँ जो आगे नहीं आना चाह रहे हैं। आपके पास 0.2 जमीन है, आप आगे आइए, कहिए कि मैं फिश फार्मिंग करना चाहता हूँ, हम तैयार बैठे हैं आपके लिए। हम सब्सिडी भी देंगे आपको, हम आपको टेक्निकल गाइडेंस भी देंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग देंगे, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी मिट्टी पानी की जांच कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साल भर आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे जब जब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपका 2.5 एकड़ जैसे 0.2 हेक्टेयर है और 0.5 आपने बताया एकड़ है, तो जो 0.2 0.5 एकड़ वाले हैं, तो राकेश जी ने उसी 0.5 एकड़ से, यानी कि आधा एकड़ से लगभग उन्होंने 1 से 1.25 लाख रुपए तक का कमाया एक तालाब से। मैं सही कह रहा हूँ राकेश जी? एकदम सही कह रहे हैं सर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम जैसे पहले कभी बताए थे, वो आईएमसी की बात कर रहे थे, पंगेशियस 60 से 10,000 तक आराम से डाला जा सकता है सर। नहीं, आपने, मैं समझ गया था आपकी बात, आपने आईएमसी की बात की थी। और यहाँ मैं किसान भाइयों बता दूं कि अब लाइव फिश मार्केटिंग का नया एवेन्यूज खुल गए हैं। मतलब जिंदा मछलियों को बेचने की प्रथा आ गई है, तो अब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद मालिक हैं अपने तालाब पर। और मेरे यहाँ छोटे छोटे किसान जो हैं, राकेश जी तो एक उदाहरण है। राकेश जी जैसे बहुत सारे किसान अब यूपी में हो गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखने जाओगे तो अब इनके खूब, मतलब नंबर ऑफ फार्मर्स बहुत ज्यादा है राकेश जी जैसे। और ये अच्छा काम करने के साथ साथ मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं। तो छोटे किसानों को मेरा कहना यह है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भी राकेश जी की तरह छोटे छोटे काम करके भी बड़ा मुनाफा ले सकते हैं। जैसे आपने पैदावार की, आईएमसी डाला 4,000 मिला, वैसे अगर थोक में बेचेंगे तो 100 और 125 रुपए किलो जाएगी। और आप खुद मार्केटिंग करने जाएंगे, लाइव फिश करेंगे, तो वो 200 से 250 रुपए किलो जी से कम नहीं जाएगी। ऐसा कई फार्मर्स कर रहे हैं, हमारे डिवीजन में भी लोग कर रहे हैं, और उसके लिए भी हम लोग उनको लाभ दे रहे हैं। क्या लाभ दे रहे हैं? जिंदा मछली केंद्र बनाने के लिए भी सब्सिडी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से दी जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है। तो सभी किसानों के लिए लाभ इसमें मिल रहा है। तो बिल्कुल भी डरने और परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। सर अगला कमेंट लेते हैं सर। अक्षय सिंह सर नाइजीरिया से जुड़ रहे हैं। वेल डन पुनीत एंड शिव, वेरी गुड डिस्कशन ऑन द फिश फार्मिंग। डिस्कशन विल बी बेनिफिटेड फॉर आवर फार्मर्स। नाइजीरिया से सर कमेंट कर रहे हैं। मेरे सीनियर हैं अक्षय सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अलॉट सर, आपने कमेंट किया, प्रोग्राम देख रहे हैं नाइजीरिया से। जी जी। आकाश कुमार सर, कुछ क्वेश्चन आ रहा है सर, नॉन वेज फीड अच्छा है या वेज फीड अच्छा है फिश के लिए, और किस फीड से अच्छी ग्रोथ आती है? जी आकाश जी, ये मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि वेज और नॉन वेज फीड कहाँ किसको जाता है। मतलब कि मैं फीड की बात करूंगा। फीड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि फिश अपने आप में एक नॉन वेज है जैसा माना जाता है, ठीक है। तो और फिश को अगर हम खाना खिला रहे हैं, तो अगर फिश को खाना अच्छा लगेगा तभी खाएगी। ये बात आप सब जानते हैं।
तो अच्छा फीड बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होने चाहिए वो आपको पता है। तो अगर वेज जैसे बात कर रहे हैं कि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स में से मान लो जैसे सोयाबीन है या मक्का है या गेहूं है या आपका बाजरा है या आपके अन्य कोई प्रोडक्ट मिला के दालें मिलाकर हम लोग अगर कोई फीड बना रहे हैं और उसका कॉम्बिनेशन हमारे प्रोटीन फीड को उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है मछली की, तो मैं आपको बता दूं इसमें बिल्कुल भी कोई सगा सुबह नहीं है कि वो भी ग्रोथ करेगी। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है नॉन वेज वाला। नॉन वेज मीन्स अगर उसमें ब्लड मील मिलाया गया हो या फिश मील मिलाया गया हो तो वो नॉन वेज फीड मिल जाता है कि साथ इसमें थोड़ा सा एनिमल प्रोटीन मिला दीजिए तो हो सकता है मछली इसको पकड़ेगी, जल्दी से खाएगी। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर उसमें आप एनिमल प्रोटीन मिलाएंगे या ब्लड मील मिलाएंगे आप उसमें और फिश मील मिलाएंगे तो फिश उसको ज्यादा अट्रैक्ट होगी, क्योंकि फिशी स्मेल आती है तो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, उसको खाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर मछली ज्यादा खाएगी तो वो ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों में अलग अलग राय है। मैंने ये भी देखा है फार्मर्स ने कुछ जो प्लांट प्रोडक्ट्स के फीड खिलाए हैं तो उनको भी ग्रोथ अच्छी मिली है, कहीं एफसीआर में थोड़ा बहुत अंतर आया है। यहाँ मैं एक पॉइंट जरूर डालूंगा कि वेज फीड थोड़े सस्ते होते हैं, नॉन वेज फीड जो होता है थोड़ा सा महंगा मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, रिफाइनमेंट करना पड़ता है, तो वो 2, 4, 6, 10 रुपए ज्यादा आपको मिलेगा। आपको ये कैलकुलेशन करनी है साथियों कि किसको खिलाने से कितने दिन में मेरी मछली कितनी बढ़ जा रही है। अगर वेज फीड खिलाने से उतने कम पैसे से मेरा प्रोडक्शन उतना ही आ रहा है और नॉन वेज के खिलाने से मेरा एफसीआर कम हो जा रहा है और उस पर्टिकुलर पीरियड में मेरा ग्रोथ ज्यादा आ रही है, तो ये तय आपको करना है। लेकिन मैंने जो देखा है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, फार्मर से जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि साहब वेज में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, वो 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना हो सकता है। तो दोनों ही फीड अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि फार्मर की अपनी जो कैपेसिटी है, इकोनॉमी है, वो क्या डिजर्व करती है और वो किस तरीके से अपना काम करना चाहते हैं। तो अच्छे और बुरे की नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो भी फीड खिलाएं उसकी आप क्वालिटी चेक कर लें, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ये जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर पुनीत सर, आपने जो जानकारी दी किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और अभय शर्मा जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक सिंह गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े प्रोग्राम देख रहे हैं। रजत मिश्रा ये इथोपिया से देख रहे हैं, ग्रेट प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच रजत जी। दीपक सिंह गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं, गुड इवनिंग आपका। करमवीर यादव राजन सर जी प्रणाम, सर जी प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद हुसैन मेहदी गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं, बिहार से प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे सक्रिय सदस्य लगातार फॉलो करते हैं। करमवीर यादव शिव प्रताप सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऋषिपाल कुमार यादव प्रणाम सर, ऋषिपाल कुमार यादव कुशीनगर उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर यादव राजन सर आप स्मार्ट लग रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। अमित यादव सर ये लखनऊ से प्रोग्राम देख रहे हैं, बेस्ट प्रोग्राम, कांग्रेस टू शिव, मोस्ट वेलकम डीडी पुनीत जी एंड प्रोग्रेसिव फार्मर्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। सर कुछ कहना चाहेंगे? ये सीनियर मैनेजर हैं इंडियन बैंक में, लखनऊ में कार्यरत हैं और हमको सपोर्ट करते हैं लगातार इस प्लेटफॉर्म को। और अमित जी मैं यही कहूंगा कि हमारे फिश फार्मर्स को सपोर्ट करिए। हमारे आत्मनिर्भर भारत में केसीसी दिया जा रहा है और ये मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारे छोटे छोटे किसानों को भी केसीसी मिल रहा है और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे रहे हैं हम लोगों को, सभी किसानों को केसीसी मिल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि छोटे छोटे किसान भी अब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि हम बैंक से जुड़ गए हैं और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फिश फार्मिंग कर रहे हैं। तो अमित जी मैं यही कहूंगा कि हमारे किसानों को भी लाभ देते रहे। थैंक यू। ओके सर ने आपको एक छोटा सा काम दे दिया, अमित यादव सर आपको इसको करना पड़ेगा और कर ही रहे हैं, लगातार करेंगे सर। और दीपक अग्रहरी लिख रहे हैं, राकेश सर गोरखपुर और उसके आसपास के मछली पालकों के लिए एक मिसाल है और किसानों को रोजगार दिए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, यही करना है हमको जॉब सीकर नहीं होना है, हमको जॉब क्रिएट करना है। राकेश जी ने देखिए 16 एकड़ में फार्मिंग करके मैं समझता हूँ कि काफी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने
और कई लोगों को रोजगार दे रखा है वहां पे। यही बहुत अच्छी बात है, इससे लाइवलीहुड बढ़ रहा है फिश फार्मिंग से। जी सर एक क्वेश्चन आ रहा है रघु सिंह सर जो यूएस से जुड़े हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम बीओडी लेवल ऑफ पॉन्ड वाटर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम फिश वेराइटीज? व्हाट इज द, ये रघु सिंह जी, बीओडी लेवल ऑफ पॉन्ड वाटर टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम फिश वेराइटीज। देखिए बीओडी जो हमेशा डिपेंड करेगा, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा जब भी डिपेंड करेगी आपकी कितना मैक्सिमम होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि डीओ लेवल मिनिमम कितना होना चाहिए आपके तालाब में। तो हमारा जो डीओ लेवल है मिनिमम, वो हम लोगों को, अगर हम आईएमसी कर रहे हैं तो मिनिमम लेवल हमको 5 मिलीग्राम पर लीटर रखना ही है। 5 ppm हमको अपना डीओ रखना ही पड़ेगा मिनिमम। और वो डिपेंड करता है कि आपकी, अगर आपने स्टॉकिंग डेंसिटी अगर बढ़ी हुई है तो आपको वहाँ एरेशन सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। तो हमको जो बीओडी लेवल जिसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम की जो मिनिमम बीओडी है, वो उसके बजाय हमको जो मैक्सिमम बीओडी है उस पर हमें ध्यान देना है कि हमारी जो बीओडी है वो बढ़े, बीओडी कम से कम ही रहे हमारी बीओडी। बल्कि हम डीओ लेवल अगर हमारा 4-5 है तो बीओडी हमारी डाउन हमेशा रहेगी। और जो फिश की वेराइटीज हैं, मैक्सिमम फिश वेराइटीज मेरे हिसाब से ये कहना चाह रहे हैं कि शायद फिश प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहना चाह रहे हैं वेराइटीज के बजाय। तो इसमें जो आपका प्रोडक्शन है, अगर डीओ लेवल आपका मिनिमम पर मेंटेन है तो आप, मेरा कहना है कि उसको बढ़ाइए बल्कि घटाने के बजाय। तो डीओ लेवल 5 ppm से अगर आपका ऊपर रहेगा हमेशा, तो फिश अच्छा ग्रोथ करेगी और अच्छा खाना खाएगी और अच्छा ग्रोथ करेगी। राहुल सिंह कमेंट कर रहे हैं, फिश फीड बहुत महंगा हो गया, मछली बहुत सस्ते में खरीद किया जा रहा है। इनका ये सवाल है, एक पूछ रहे हैं सर, अगर सर कमेंट करना चाहेंगे। हाँ राहुल जी, मैं इसमें ये कहूंगा कि मैंने फीड पर अभी काफी बात की है और मेरे हिसाब से फीड पर अभी बात और होनी चाहिए क्योंकि समय कम है। तो मैंने यहाँ पर एक बात कही थी कि हम फीड बनाने के लिए आपको मिल दे रहे हैं, लेकिन अब आप कहेंगे साहब हर आदमी तो मिल लगा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये देखना है बैक कैलकुलेशन कर देखो, मैंने कहा कि आपको अपनी सोच को एंटरप्रेन्योर की तरह बदलना है कि हमें चाहिए क्या। मुझे 1 साल में इस जमीन से 1 लाख रुपए कमाने हैं, जमीन मेरे पास यही है। अब मैं फिश फार्मिंग पे जाऊं कि मैं हॉर्टिकल्चर पे जाऊं कि मैं एग्रीकल्चर पे जाऊं, तो जब भी मैं बैक कैलकुलेशन करूंगा तो ये फिश जो फीड मैनेजमेंट है ये इसमें आएगा। अगर मैं छोटा किसान हूं तो फीड मिल लगाना बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। आपको डेफिनेटली आपको बाहर से फीड लेना पड़ेगा। अब महंगा और सस्ते वाली बात जो आती है, आपको यहाँ पर फीड मैनेजमेंट अगर आपका ठीक है, वाटर सॉइल मैनेजमेंट आपका ठीक है, सीड मैनेजमेंट आपका ठीक है और आप तालाब पर हैं, तो राकेश जी आपके सामने उदाहरण बैठे हुए हैं, ये भी फीड खिला रहे हैं। तो आप महंगा फीड, जो बात होती है महंगा फीड, वो महंगा शुरुआत में खिलाया जाता है, बाद में आप 35 वाला 40 वाला जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फीड आप खिला सकते हैं। लेकिन फीड की कॉस्ट अभी जो है कुछ दिनों में बढ़ी है, काफी बढ़ी है। तो हमें वहां पर अभी रेगुलेशन ऑफ फीड एक्ट भी आ रहा है। ये फीड कंपनियों के लिए भी एक मैं कहूंगा कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें बात चल रही है कि फीड मैनेजमेंट जो फीड है एक्रेडिटेशन के लिए भी एक पॉलिसी आ रही है। तो वहां पर एक मिनिमम रेट भी तय किया जाएगा और मैक्सिमम रेट भी आपका तय किया जाएगा। लेकिन तब तक किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फीड वो ज्यादा ना जाए मतलब कि वेस्ट ना हो, क्योंकि कंपनियां वही हैं, उसको और फार्मर खिला के लाभ ले रहा है और आप उसी से खिला के नुकसान में हो जा रहे हो। तो हमको फीड मैनेजमेंट पे ध्यान देना है ना, बशर्ते कि महंगा फीड खिला के अगर हम फीड मैनेज करें और ये ध्यान दें कि यार इस समय तक मैं ये फीड खिलाऊंगा, इस समय के बाद मैं ये वाला फीड खिलाऊंगा, तो मेरा एवरेज जो फीड की कॉस्ट है वो इतनी कम आ जाएगी। मैंने यहाँ पर एक बात करी थी, राजन जी ने भी बताया था कि वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर मैं 2 रुपया पर केजी वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोबायोटिक्स पर खर्च कर देते हैं हम लोग, प्रोबायोटिक्स मतलब कि पानी की क्वालिटी को ठीक कर लेते हैं और पानी को हम मैनेज कर ले जाते हैं, तो आपका फीड वेस्ट नहीं होगा, नेचुरल फीड काफी अच्छा ग्रोथ होगा और आपका फीड भी कम लगेगा, एचसीआर भी कम आएगी। जी हाँ राजन जी बताएं। सर, वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक की कीमत 1 एकड़ के 1 महीने के लिए मात्र 1400 रुपये, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो मिल जाएगी, जो 10 बिलियन सीएफयू पोटेंसी में और काफी सारे स्ट्रेन उसमें होते हैं, तो काफी कम हुआ। और उसमें आपको फीड भी 1 दिन बंद करना है 15 दिन पे, जो आपका फीड कॉस्ट बच जाता है और आपका पानी भी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
जो जी। रेगुलर जो पानी चेंज करते हैं उससे बचते हैं, तो काफी सारा बचाव भी है अगर प्रोबायोटिक यूज कर रहे हैं तो। जी, तो साथियों यही है कि हमको थोड़ा सा ना अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना होगा। हम क्या करते हैं, सिर्फ फीड खिलाना है, फीड खिलाना है। हम ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि यार फीड तो महंगा है ही है, बिल्कुल मैं इसमें किसानों के साथ हूँ, फीड थोड़ा महंगा है। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है, हम बड़े किसान नहीं है, अपना फीड मिल नहीं लगा सकते, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो हमको ये ध्यान देना होगा कि हम फीड मैनेज करें। अब मैं किसान भाइयों को और बता दूं कि हमारे कुछ किसान फीड मिल लगा के बहुत अच्छा फीड बना रहे हैं। बहुत सारी जगह पे बन रहा है, हमारे यहाँ भी बन रहा है, बाराबंकी में है। आप उनका फीड यूज करिए, वो महंगा नहीं है। आपको अगर 60% में मिल रहा है तो वहां से आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन आपको दोनों फीड की FCR आपको चेक करनी पड़ेगी और थोड़े से थोड़े चालाकों में पहले खिला के देखना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी आप करें और वैज्ञानिक तरीके से काम करेंगे तो मैं बता दूं कि आप ये महंगा कहना भूल जाएं और मछली आपकी उसी रेट में बिकेगी, अच्छे रेट में बिकेगी। कुछ बीच में थोड़ा सा दिक्कतें रही, लेकिन कोविड काल में भी मैं समझता हूँ फिश का रेट बहुत अच्छा रहा, लगभग मेरे यहाँ तो काफी अच्छा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अभय शर्मा कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं BFSC होल्डर हूं। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के सहयोग से मनी फिश फीड लगा हुआ है और इसी के साथ मत्स्य किसानों को परामर्श भी देते हैं सर। बहुत बढ़िया अभय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यही चाहता हूँ, आप BFSC हैं, आपके लिए सल्यूट है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और इसीलिए अब आप एक्सपेरिमेंट खुद करिए और किसानों को बताइए कि कितने लेवल पर कितना फीड खिलाना चाहिए और क्या कॉस्ट वास्तव में होनी चाहिए। किसान भाइयों को अच्छा फीड दीजिए और प्रॉफिट अपना भी लीजिए, लेकिन उनको सही फीड दीजिए ताकि सर्वाइव करे, आपका बिजनेस भी सर्वाइव करे और वो फिश फार्मर भी सर्वाइव करे। अजय यादव सर, ये चेन्नई से प्रोग्राम देख रहे हैं, एनडीटी मस्ती के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अनुभव को सुनकर किसान भाई लाभान्वित होंगे। कृषि के साथ पशुपालन मत्स्य पालन को अपनाने पर ही किसान भाई अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। सर फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, वहाँ के डायरेक्टर हैं सर, लगातार सक्रिय रहते हैं हमारे साथ। अजय यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। मान सिंह, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आपका, थैंक यू सो मच, आप जुड़े। अजय चौधरी, बहुत ही अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाशमी जी लिख रहे हैं वेरी यूजफुल एक्सप्लेनेशन। पुनीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज पॉइंट करूंगा, तो जो किसान भाई जुड़े हैं, अगर आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यहाँ नहीं बता पा रहे, मैंने पहले ही कहा कि जब एनडीटी मस्ती से मैं जुड़ा तो लोगों को लगता होगा कि थोड़ी मस्ती हो रही है, लेकिन मस्ती के साथ साथ सीखना ये अपने आप में मतलब ऐसी मस्ती है कि हम सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर से सही चीज निकल के आती है। मेरा पॉइंट ये है आप सभी से कहने का कि हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन कम कर पा रहे हैं। मेरा नंबर रहेगा इनके पास में सिकुड़राजी के, आप मेरे से डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा अपना भी ग्रुप बना हुआ है और आप उस ग्रुप में कभी भी कोई क्वेश्चन भेजेंगे, मैं इमीडिएट उस पर आपको डिटेल में आंसर दूंगा उसका, क्योंकि बहुत सारी चीज डिटेल में यहाँ नहीं हो पाती है। और ये मंच ऐसा है कि यहाँ से सिर्फ हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं, कि बता सकते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं। अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो फ्रेंड्स, मेरा अनुरोध है कि आप कभी भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इस चीज। निशाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लाल निशाद जी सर, मैं एक थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं पढ़ता हूँ इनका आशय जो है, मैं एक छोटा फार्मर हूँ, मुझे तरीका नहीं है फिश फार्मिंग का, कृपया आपसे IMC कहाँ करना चाहता है सर। राधे जी ये चाह रहे हैं कि IMC खेती करना चाह रहे हैं और छोटे किसान हैं। मैं कहूँगा निशाद जी, आप कहाँ के थोड़ा रहने वाले हैं, तो अगर आप यूपी के ही हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप यूपी में कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, हर जिले में हमारा डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के जिले के अधिकारी से आप मिलेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। और आपके पास हमारा फिशरीज का, अब तो हमारा जो डिपार्टमेंट की टोल फ्री नंबर भी है, आप उस पर कोई भी कॉल करेंगे, वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और सबसे अच्छा है कि आप जहां भी हैं उस जिले के मुख्यालय पे चले जाइए और वहां पे पूछिए कि साहब मत्स्य विभाग का दफ्तर कहाँ है, वहां जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिलेगी। रोहित साकारवर लिख रहे हैं, सर मेरे पॉन्ड में सिल्वर कार्प है बट उसका साइज इंक्रीज नहीं कर रहा है और इसका अबाउट 2 इयर्स हो गए, 2 साल हो गए हैं और 1 एकड़ में पॉन्ड है। सिल्वर कार्प, रोहित साकारवर जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा
मतलब अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछने पड़ेंगे आपसे तब मैं बता पाऊंगा। तो लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूं सिल्वर कार्प के बारे में कि सिल्वर कार्प क्या है कि अ, जो साइज उसका इंक्रीज होता है, एक तो ये ऊपर रहती है मछली, तो इसको अगर पानी थोड़ा सा भी साफ नहीं होगा तो ये मतलब ग्रोथ बहुत कम करेगी। अगर पानी थोड़ा सा भी गंदा होगा तो खाना नहीं खाती है। बड़ी क्या कहूंगा मैं इस मछली को कि ये बड़ा थोड़ा सा नखरे वाली मछली है ना। तो ये अगर पानी थोड़ा बहुत गंदा हुआ है, कुछ हुआ, तो खाना नहीं खाएगी। और तो कहीं ना कहीं पानी के पैरामीटर्स में आपके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके फीड में भी थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो सकती है। तो अगर मुझे इन चीजों पर आप पूरी जानकारी देंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा कि किस वजह से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वजह काफी हो सकती है। तो आप चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है, या शिव प्रताप जी आपको बता देंगे, या कमेंट करेंगे आप इसमें अपना नंबर भेज देंगे तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। जी सर, कौशलेंद्र त्रिपाठी सर अमेरिका से जुड़े हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लिख रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइज दिस इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, गुड इवनिंग टू ऑल। थैंक यू आपको सर, गुड मॉर्निंग, और आप इस तरीके से सपोर्ट बनाए रहिए सर। क्वेश्चंस और आए हैं, लेकिन सर मैं राकेश मल के पास चलते हैं सर, इनसे पूछते हैं अगला सवाल। सर जो हमारे साथ जुड़े हैं राजन जी, ये आपके प्रोवेट के एरिया मैनेजर हैं, ये आपको कैसे सहायता करते हैं और कैसे आपको लाभ पहुंचाते हैं, राकेश मल जी? जैसे सर हम लोग मछली शुरुआत जब किए थे पालना, तो उस समय हम लोग को मेडिसिन के नाम पे केवल 2 चीज मालूम था। एक था चूना, और चूना का ही प्रयोग सबसे अधिक किया जाता था हर चीजों में। जब राजन जी आए तो राजन जी ने बताया कि पहले तो ये देखे, फिर पानी की टेस्टिंग किए, और धीरे धीरे जो समस्याएं आती थी, ये हमारे क्यों वहाँ साप्ताहिक विजिट करते थे। विजिट करने में थोड़ा सा एक अपनापन भी इनसे महसूस हुआ। अपनापन महसूस होने के बाद लगा कि ये आदमी हमारे साथ धोखा नहीं दे सकता है। तो फिर उन्होंने कंपनी का नाम बताया और छोटी छोटी कुछ दवाइयां दी। एक बार की बात है सर, हमारे पॉन्ड में नाइट्रेट और नाइट्राइट लेवल सबसे ज्यादा 8 ppm हो गया था, और मछलियां हमारी लगभग 200 मछलियां हमारी मर चुकी थी। ये जब आए तो हमें एक दवा बताए, लेकिन डरते हुए भी बताया कि आदमी खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। थोड़ी महंगी दवाएं थी। हमने वो दवा खरीदी इनकी कंपनी की और डाला। अगले 24 घंटे में हमारी मछलियां मरना बंद हो गई। तो हमारा इनका एक अलग विश्वास जग गया कि नहीं, ये आदमी सही है। और अगर हम कमर्शियल किए हैं, बड़े पैमाने पे किए हैं, तो इतनी सारी मछलियां अगर हमारी मर जाती है, बहुत ज्यादा मर जाती है, तो बड़ा नुकसान होता है। तो हम राजन जी के और उनकी कंपनी के भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने समय समय पे आके बताया। साथ ही एक चीज और किया इन्होंने, हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम इनके वहाँ फोटो खींच के व्हाट्सएप भेजते हैं, इमीडिएट इनका मैसेज आता है कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, या कोई मेडिसिन डालनी हो छोटी मोटी। तो एक रिलेशनशिप और विश्वास में भी जम गया है। इसलिए सर इनकी कंपनी और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत सर, आपकी अगर आदेश हो तो राजन जी से कुछ इनके बारे में पूछ लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राजन जी, आप प्रोवेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड से कब से जुड़े हैं और इस कंपनी के तहत कब से कार्यरत हैं, किन किन एरिया को देख रहे हैं आप? माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। राजन जी, माइक अनम्यूट। हाँ जी जी जी, अब खोलो। मैं सबसे पहले 5 अप्रैल 2014 में यूपी में आया, वो मैं एक कंपनी के साथ, लेकिन इतनी यहाँ पे दिक्कत थी कि सरवाइव करना मुश्किल था। लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मैं यूपी बिहार छोड़ करके जा भी नहीं सकता था। मुझे काफी 1 साल तक संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पे ये सब माहौल ही नहीं था एकदम से। फिर बनाने में हम 1 साल, फिर वो कंपनी चेंज करके 2015 से मैं कंटिन्यू प्रोवेट के साथ जुड़ा, और बहुत ही कंपनी ने भी मुझे काफी सपोर्ट दिया। चाहे शुरू में मुझे कितनी दिक्कतें आई, सब कुछ मुझे सपोर्ट मिलता रहा ऊपर से। किसी प्रकार का दबाव नहीं किसानों पे डालने की जरूरत पड़ी मुझे। मैं एकदम फार्म टू फार्म लोगों को जागरूक करता रहा। जरूरत पड़ा बीच बीच में तो मैं हर हेचरी पे, जैसे फिश हेचरी है, वहां पे किसान गोष्ठी कर करके ऑफलाइन मीटिंग करके 10-20 फार्मर का, अगर बड़े फार्मर का जरूरत हो तो बड़े होटल में, उसके लिए हमारी कंपनी ने मेरा काफी सहयोग किया। जिस हिसाब से यहाँ पे बिजनेस था, उस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि उतनी ज्यादा इफर्ट हमारे लिए वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। और 2015 से जैसे जैसे हम लोगों के बीच में गोष्ठी मीटिंग ऑफलाइन करते थे,
और उसका नतीजा ये हुआ कि काफी लोग जागरूक हुए। पहले से भी तो काफी लोग जागरूक थे, लेकिन लिमिटेड लोग थे। लेकिन जब हम लोगों ने गोष्ठी शुरू किया, उसके बाद विभाग का भी गोष्ठी होता था, तो उसमें मुझे इनवाइट किया जाता था, मैं वहां भी जाता था फार्मरों के लिए। तो मेरा एक सेशन रहता था, आधे घंटे 1 घंटे का जो भी मेरा टाइम मिलता था, उसमें मैं किसानों को जागरूक करने की कोशिश करता था। मैं हमेशा ये पता लगाते रहता था कि पूरे यूपी में कहाँ मीटिंग चल रही है, और जहां से भी मुझे संपर्क मिलता कि आपको आना है। मैं 2016 में बाराबंकी गया था पहली बार, वो भी सिर्फ मीटिंग पर्पज से, और वो आधे घंटे 1 घंटे का मेरा सेशन था। वैसे ही गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, काफी पूर्वांचल में मैं काफी फोकस किया। इसका नतीजा ये हुआ कि डे बाय डे यहाँ पे काफी किसान जागरूक हुए और काम भी अच्छा चलने लगा। अब तो काफी कंसल्टेंट भी है, काफी लोग कर भी रहे हैं अच्छे से। तो मैं 2015 से लेकर के अभी तक कंटिन्यू प्रोवेट के साथ जुड़ा हूँ, और लोगों को फ्री ऑफ कंसल्टेंसी वाटर टेस्टिंग की, वाटर टेस्ट वगैरह मैं करता हूँ लोगों का, और फार्म विजिट जब जरूरत है, जैसे किसी की रिक्वायरमेंट है तो मैं जाता हूँ। तो और मेरा जो एरिया है यूपी और बिहार, एरिया जो है यूपी, बिहार, झारखंड भी है, और अभी के टाइम में इस साल से उत्तराखंड को भी मैं कवर कर रहा हूँ। मेरे अंडर में और भी 2-3 कंसल्टेंट है प्रोवेट के, जो यूपी बिहार में काम कर रहे हैं। यस सर। मैं धन्यवाद राजन जी। मैं जितने भी और भी यहाँ पे कुछ और भी कंपनीज के लोग जुड़े होंगे इसमें, मेरा सभी से ये अनुरोध है आपसे कि हमेशा किसान का हित सर्वोपरि रखें, क्योंकि किसान है तो हम लोग हैं। तो हमें ये देखना है कि कोई भी चीज सजेस्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज सजेस्ट कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं, कोई फीड सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी इंक्वायरी, किसान की स्थिति, किसान की इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए, किसान किस लेवल के हैं हमारे, किस और कहाँ पे वो आना चाहते हैं, मतलब उनकी पूरी बैक कैलकुलेशन आपको पता हो, तो थोड़ा सा एनालिसिस करके ही हम उनको सजेस्ट करें। अदरवाइज प्रोडक्शन कॉस्ट काफी बढ़ेगा और किसान को किसी भी सूरत में हम नुकसान ना हो, इस पे ध्यान देना है। प्रोबायोटिक फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा एवेन्यूज है। जो आने वाला समय है वो प्रोबायोटिक्स का होगा, जिसमें फीड कम होगा और वाटर और सॉइल की जो कंडीशंस हैं वो सुधरेंगी, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब फार्मर को साइंटिफिक होना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके से फिश फार्मिंग करनी होगी। और मैं बता दूं, जब आप वैज्ञानिक तरीके से फिश फार्मिंग करेंगे तो फेलियर के चांस कम से कम होंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन उसमें भी था कि बीच में लोग फिश फार्मिंग छोड़ देते हैं। तो कौन छोड़ता है, कैसे लोग छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? कुछ मजबूरी में छोड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फिश फार्मिंग करनी ही नहीं थी, ऐसे छोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है जो गलत तरीके से किसान को गाइड करते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां अभी आ गई हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा, मैं उनका नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिश फॉर्च्यून करके कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियां हैं जो किसानों को गुमराह कर रही हैं, किसानों के पैसे को मतलब लेकर और अपना तिजोरी भर रही हैं। तो ऐसी कंपनियों से हमको सावधान रहना है। उनका मतलब फिश फार्मिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनका। राजन जी ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जिनका मोटो फिश फार्मिंग है, जिनका मोटो आपको फार्मिंग कराना है और फार्मर्स का लाभ देना है। तो कंपनी को पहचानना, कंपनी में लोगों को पहचानना होना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो किसान भाई इस चीज को जाने और किसी भी गलत आदमी के चक्कर में आकर, किसी भी गलत टेक्निकल आदमी के चक्कर में आकर अपना नुकसान ना करें। विभाग से जरूर पता लगाए कि साहब फलाने साहब आए थे और ये ऐसा ऐसा बता के गए, क्या ये ठीक है? इसीलिए विभाग है आपकी, और सेवा में हम 24/7 आपकी सेवा में करते हैं। तो किसानों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसकी बात हमको सुननी है और किसकी बात को नकारना है और कौन सी चीज ठीक है, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत सर। एक मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को लेने से पहले राजन जी एक और आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आप राकेश जी जैसे कितने किसानों को सेवा दे रहे हैं? राकेश जी जैसे अभी यूपी में तो करीब मेरे मैक्सिमम 40 से 50 लोग प्रोग्रेसिव फार्मर है अभी। अच्छा ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप इस मंच से जोड़े। जी बिल्कुल, मैं आपको बारी बारी से एक एक करके काफी फार्मरों से परिचय कराऊंगा, जिससे पुनीत सर को भी पता लगे कि राजन जी ने 15 से अभी तक क्या किया है। क्योंकि आज राकेश प्रताप सर आए हुए हैं, क्योंकि सर मैं हमेशा हित की बात नहीं सोचता, तो 2016 में इनको दवा बता देता और मैं यही कोशिश करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों की कॉस्टिंग कैसे कम हो।
उनको क्या करवाएं कि उनका खर्चा कम गिरे और प्रॉफिट ज्यादा हो। मेरा हमेशा मैं मैनेजमेंट देखता हूँ, और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि लो इनपुट हाई आउटपुट। अब उसको कैसे मैनेज करना है, इसका काम मैं करता हूँ। तो जितना मुझे नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ कि अपना 100% किसानों को दूं, जिससे कि उनका भला हो और वो प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि अगर हमारे किसान प्रॉफिट में नहीं रहेंगे तो कभी भी हम प्रॉफिट में नहीं रहेंगे और लंबे समय तक बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बिजनेस तभी कर सकते हैं जब हमारे किसान खुशहाल रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। नहीं तो कल अगर हम मिसगाइड करेंगे तो 1 या 2 साल कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक उसको हम नहीं लेके जा सकते। आज इस बिजनेस से काफी लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। एक किसान खुश होता है तो उससे हम लोग भी खुश होते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। सर ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, देवरिया भी पूछ रहे हैं और आकाश सिंह भी पूछ रहे हैं सर प्रोटीन की पहचान कैसे होगी कि फीड में कितने % प्रोटीन है। सर ये क्वेश्चन सबसे पहले चेक करवानी पड़ेगी। फार्मिंग है ये बधाई के पात्र है। कम से कम इन्होंने, मतलब मुझे लग रहा है कि अच्छे फार्मर हैं हमारे। हम देखो यूपी में भरमार है अच्छे फार्मरों की, मतलब यहाँ तक लोग इस लेवल पे आ गए हैं, तो इसका मतलब है अवेयरनेस हो रही है। वेरी गुड। अब पॉइंट आएगा ये कि जैसे मैंने कहा मिट्टी पानी की जांच हमारे यहाँ लैब में होती है, उसी तरह से साथियों प्रोटीन की जांच, मिनरल्स की जांच, यानी कि कुछ आप जब भी बैग लें, जब भी फीड लें, तो आप पहले बैग को देखें और बैग पे अगर मिनरल्स की कॉम्बिनेशंस नहीं लिखा हुआ है फीड पे, बिल्कुल ना लें। इसका मतलब है कि वो फेक फीड है, क्योंकि गाइडलाइंस ये कहती है कि मिनरल्स कौन कौन से हैं, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, क्रूड प्रोटीन कितना है, उसकी परसेंटेज बैग पर लिखी होनी चाहिए। नीचे उसके सेल्फ लाइफ भी लिखी होनी चाहिए कि ये फीड कितने महीने तक आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा उस समय के बाद में अगर फीड आपने यूज किया तो वो फीड आपकी फिश के लिए ठीक नहीं रहेगा। इनका क्वेश्चन जो था कि प्रोटीन की जांच कैसे करें, फैट कितना है उसकी जांच कैसे करें। साथियों आपके बराबर में आपके जिले में ही एक फीड की लैब खुली होगी जो मिनरल्स चेक करती होगी। मेरे आगरा में एक एग्रोबायोटेक है, मतलब जो यहाँ की चेक करती है। मेरे यहाँ मथुरा में वेटनरी, जो हमारा वेटनरी के विश्वविद्यालय, एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वहां पर मिनरल्स की जांच की जाती है। तो जो भी आपका जो फीड है, फीड का सैंपल अगर आप ले लेंगे और फीड का सैंपल लैब में दे देंगे ले जाके, तो वो आपका प्रोटीन एनालिसिस करके, फैट एनालिसिस करके, मतलब 24 या 48 घंटा लगता है उसमें, आपकी जांच करके वो दे देंगे। और बहुत ही नॉमिनल रेट है, बहुत ज्यादा रेट्स नहीं है। आप जहां पे भी जिस जनपद में अगर वहां पर नहीं हो पा रहा हो तो आपका लखनऊ में हो जाएगा आपके, और कृषि विश्वविद्यालय में आप कहीं जाएंगे तो वहां पर भी आपकी जांच हो जाएगी और बहुत ही नॉमिनल रेट में होती है। अवय शर्मा एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस मैं पढ़ता हूं। सर मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। मेरे ब्रिज पॉन्ड में 1.5 एकड़, जिसमें किसान हर साल नुकसान उठाता था क्योंकि उसमें लगभग 1000 से ऊपर घरों का पानी आता है। इस साल में हमारे परामर्श में रहा तो उस तालाब से 80 कुंटल से अधिक प्रोडक्शन लिया और उस तालाब में किसी प्रकार का फीड नहीं डाला गया, सिर्फ उसमें मिनरल और प्रोबायोटिक का प्रयोग किया गया। हेड्स ऑफ अभय जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, इसी तरह से काम करते रहिए, बहुत अच्छा काम है। हमें ऐसे ही फार्मर को ऊपर उठाना है जो बिल्कुल बहुत ही नीचे तबके का फार्मर होगा। ये बेचारा, उसमें पानी आता था, आपने उसको उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं हमारे विभाग से कोई और सहायता की जरूरत हो तो वहां से भी आपने हमारे विभाग से भी जोड़े ऐसे लोगों को, उनको केसीसी बनवाया जाए। तो बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बढ़िया। अच्छे सर कमेंट कर रहे हैं, आजकल हम लोग अफ्रीका में बिना पानी बदले हुए प्रोबायोटिक्स की सहायता से एसिड सल्फेट सॉइल में भी हाई डेंसिटी फिश फार्म एंड श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि क्योंकि यही समय आने वाला है, यही टेक्निकल फार्मिंग। बहुत अच्छा, बस हमको ध्यान रखना है। मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा किसानों से, प्रोबायोटिक जब भी शब्द आए हमेशा पूछिए क्यों, कैसे, कब, कौन सी प्रोबायोटिक है भाई, कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है, क्या काम करेगा, बैक्टीरिया है, किस पोटेंसी में है, यस, किस पोटेंसी में है। देखिए ये बहुत, मैं किसी का नाम, हम कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि प्रोबायोटिक्स की आ गई, तो ये किसानों को तय करना,
कि प्रोबायोटिक्स कैसे यूज करना है, कब करना है, कौन सा समय बेटर है, तो फार्मर्स को ध्यान रखने की जरूरत है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी किसी भी कंपनी से प्रोबायोटिक्स लें, अच्छी सी लें और उसका पूरा डिस्कशन करें कि उसका एप्लीकेशन कैसे होना है, कब होना है, कब नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। जी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बायोफिल फ्लॉक फिश फार्मिंग देवरिया आपको धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि आपने उनका मार्गदर्शन किया। थैंक यू सर लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आकाश कुमार सिंह, थैंक यू सो मच सर लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है अभिजीत प्रताप जी आपकी। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही सर? हेलो सर, आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ थोड़ा कम आ रही है। मुझे आपकी तो आवाज आ रही है सर। तो सर काफी टाइम हो गया, 1 घंटे 12 मिनट का सेशन हो गया है। मैं चाहूंगा सर आपका कोई संदेश किसानों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए। हेलो हेलो। हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, अब आ रही है, बोले। हाँ सर, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजपति शुक्ल, जिला कृषि अधिकारी चित्रकूट। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। आप भी मत्स्य पालन में सर चित्रकूट में कुछ योगदान कीजिए, वह किसानों को प्रोत्साहित कीजिए। सर पुनीत सर, किसान जो मत्स्य पालक हैं उनके लिए कोई संदेश सर आप देना चाहें? मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, किसान भाइयों अब जागरूक हो जाइए। इस ऐसे मंच आ गए हैं, देखिए कि मैं अब पूरा यूपी मेरे को देख सकता है। मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं एनडीएटी मस्ती चैनल को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं सबसे संवाद कर सकूं, क्योंकि मैं ये बात सब किसानों तक पहुंचाना चाहता हूँ। सारे किसानों को ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो फिश फार्मिंग कर रहा है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से किसान से जुड़े हुए हैं, या कोई भी एंटरप्रेन्योर काम करना चाहता है फिशरीज में, मेरे लिए सबसे यही कहना है कि आप फिश फार्मिंग को एक उद्योग के रूप में सोचिए। फिश फार्मिंग को फिशी बिजनेस की तरह मत सोचिए, एक उद्योग के रूप में सोचिए। अपनी सोच को थोड़ा बदल के एंटरप्रेन्योरशिप की सोच में काम करेंगे तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा उद्योग है और इसमें सरकार के द्वारा भी लाभ दिया जा रहा है। आपको नेचुरली डेफिनेटली आपको इसमें लाभ मिलना ही मिलना है। तो इसको सुदृढ़ करने के लिए कि 100% लाभ मिलेगा या ये लाभ होना ही है, उसके लिए आपको अपनी थोड़ी सी सोच को बदलना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। हर ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट पर हमारे ऑफिसर्स हैं, हर तरह से 24/7 आपकी सेवा में तत्पर है। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदल के हमारे पास आइए। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी काया पलट देंगे और आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान देना है और अच्छे जो किसान हैं उनसे मिले रहिए, उनसे मिलकर काम करते रहिए और किसी भी तरह से किसी भी ट्राउटर या किसी गलत आदमी के चक्कर में मत आकर अपना नुकसान ना करें, क्योंकि फिशरीज में बहुत सारे बिचौलिए आ गए हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि किसी बिचौलिए के चक्कर में आकर अपना नुकसान ना करें, विभाग से जरूर उसकी सलाह लें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विभाग के जूनियर जुड़े हैं सर, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप सहायक निदेशक मत्स्य बहराइच। जितेंद्र जी थैंक यू। है बहुत ही काबिल मेरे एडीएफ हैं ये, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर से अब एडीएफ में आए हैं। तो हमारे विभाग में अभी 11 एडीएफ आए और दे आर ऑल वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आने वाला समय हम लोगों का बहुत ही अच्छा होने वाला है और गाइडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फार्मर्स को, और फार्मर्स की जो भी समस्याएं हम समय से सुलझाने में और उनको सही राय देने में हम कामयाब रहेंगे। सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल हमारे साथ ये जितने लोग थे 10 एडीएफ जो अभी नए आए, इन सब ने
इनकी वार्ता की और किसानों को लिए कहा कि वो आके जो सहायक निदेशक कार्यालय जो हर जिले पे होता है आप मिले और हम आपको लाभ पहुंचाएंगे, जो योजना चाहते हैं या आप ट्रेनिंग चाहते हैं हम देंगे। खुद आ रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने फिशरीज को जिया है। आप इनको अपना बेस्ट देना है, फार्मर्स को अच्छा तरीके से उनको गाइड करना है। तो नेचुरली मतलब डेफिनेटली इनको ये जो है दिक्कतें फार्मर्स को अब नहीं आएंगी, और हमारे जो ईडीएफ्स हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे, और हमें काफी उम्मीद है इनसे। कुल मिला के मैं कहूँगा बहुत उम्मीद है विभाग को भी, और अच्छा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश प्रताप मल जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप जो मत्स्य पालक जो नए हैं या जो कर रहे हैं उनके लिए सुझाव, सलाह या संदेश क्या देना चाहेंगे? जैसे मैं शुरू में ही कहा कि मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको उद्योग के रूप में अगर किया जाए तो नुकसान की संभावना एकदम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आंख और कान खोल के करना पड़ेगा। पानी हमारा सही हो, सर ने बताया, फीड हमारा सही हो, साथ में हम वाटर पैरामीटर जांचते रहें। वाटर पैरामीटर जांचने के बाद अगर कोई मेडिसिन की जरूरत है, या सर ने बताया प्रोबायोटिक की जरूरत है, या कुछ चीजें अमोनिया वगैरह बढ़ गई हैं उन्हें सब्साइड करने की जरूरत है, तो उसकी दवा डालें। निश्चित रूप से ये हमारी सरकार की जो योजना है कि कृषि आय दुगनी की जाए, इस एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से या बाकी सब चीजों को छोड़ के मछली विभाग से 5 गुनी की जा सकती है, 4 से 5 गुनी किसानों की आय की जा सकती है। लेकिन उसके लिए हमें अपनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, हमें अपने भी देखना पड़ेगा। हमारे चाहे छोटे किसान भाई, छोटे किसान का मतलब कि शुरुआती किसान भाई हो, चाहे 0.5 एकड़ से कर रहे हो, चाहे 0.2 एकड़ से कर रहे हो, या 1 एकड़ 2 एकड़ से कर रहे हो, इन सबके लिए है कि आप करके देखिए। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाने की जरूरत है, शुरुआत कीजिए एक बार। शुरुआत करने के बाद देखिए आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, 1-2 साल के अंदर आप दूसरे को बताने लगेंगे। तो निश्चित रूप से मछली पालन अपने आप में निसंदेह लाभदायक धंधा ही है, और ये किसी को, किसान को करने में परहेज नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि नया धंधा है, ये हमारे यहाँ सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। थोड़ा सा बस जानकारी लेके, हमारे विभाग से जानकारी लेके और आप लोगों से जानकारी लेके बढ़िया से बढ़िया ढंग से चला सकते हैं। हमें यही कहना चाहिए। राकेश जी, मैं राजन जी से पूछना चाहूंगा कि आप कोई संदेश या सुझाव देना चाहें। जी राजन जी। जी नमस्कार शिव प्रताप जी और पुनीत सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे किसान भाइयों को। आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, आप बोलिए। हेलो, आवाज। पुनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे यूपी के किसान भी हो, चाहे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उन लोग के लिए आज हर क्वेश्चन का जवाब और बहुत ही बेहतरीन है। और तो कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, बस इतना ही कहूंगा कि तरीके से लोग फीडबैक कितना भी मछली में प्रॉफिट आएगा ही आएगा अगर सही। अब उसका वाटर मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट और फीड मैनेजमेंट, ये सब कुछ सही होना चाहिए, आएगा। ऐसा है नहीं कि नहीं आएगा, अगर नहीं होता तो इतने लोग जुड़े भी नहीं होते। इसलिए उदास होने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को लेकर के अब वैज्ञानिक तरीके से कैसे अपने चीजों को मैनेज किया सके, जो जरूरत नहीं है उसको कैसे इग्नोर करें, इस चीज पे हमारे किसान भाइयों को फोकस करना पड़ेगा। और बाकी चीजें तो लाजवाब था, हमारे राकेश सर जी का जो एक्सपीरियंस था वो काफी है हमारे किसान भाइयों के लिए। धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक कमेंट आ रहा है, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौहान जयपुर से जुड़े हैं। बहुत बढ़िया वार्ता, पुनीत जी अच्छे अफसर हैं, सहारनपुर में हमारे साथ है, एजीएम नाबार्ड है सर ये पुनीत सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं देखा, हाँ मैं रहा था सर, सहारनपुर में था। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर शो में मैं एक सवाल ही पूछता हूँ, 1 घंटे 20 मिनट, आपने 40 मिनट के लिए कहा था, लेकिन इतने लोग जुड़ जाते हैं, कमेंट करते हैं, फिर भी मैंने बहुत सारे कमेंट नहीं लिए हैं। और इवन बहुत सारे शेयर पे भी कमेंट होते हैं, वो भी मेरे पास नहीं आ रहे। जितने आए उनमें से मैंने 50% भी नहीं लिए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एनडीओटी मस्ती जो किसान संवाद आयोजित कर रही, और हमने बहुत सारे प्रोग्राम लाइव किए हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, इस यात्रा को आप कैसे रेट करते हैं? आपके इस पे क्या विचार है सर? मैं सिर्फ इसमें एक ही चीज ऐड करूंगा एनडीओटी मस्ती का, कि आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, एक तो इसे बंद मत करिएगा कभी भी।
मेरा ये कहना है कि कुछ भी हो जाए ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। अभी ये छोटा प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखिए पूरा इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो गई और इतने अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़े कि हमें भी अच्छा लगा कि मुझे थोड़ा सा ये था कि किसान जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन काफी किसान इसमें जुड़े हैं। तो मैं इस किसान संवाद में जो आपने ये शो शुरू किया है, जो आपने इस प्रयोगशाला को शुरू किया है, इस प्रयोगशाला को बंद मत करिएगा, क्योंकि इससे काफी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और जो एक्सपर्टाइज है वो फील्ड में अगर संवाद के माध्यम से पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं वो फार्मर को हैमर्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसके दस्तक दे रहा है उसके दिमाग पर कि मुझे अब बदलने की जरूरत है। यही इस एनडीएटी का जो मैं समझता हूँ किसान संवाद का ये उद्देश्य है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीएटी मस्ती का ये शो अपने इस सफर में कामयाब होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं बंद नहीं होने दूंगा, मैं कोशिश करता रहता हूं। और सर आप लोगों का प्यार और इतना जो मोटिवेशन जो आप दे रहे हैं, मुझे मिल रहा है गाइडेंस, उसके तरह मैं चलता रहूंगा। जो हमारा शनिवार को शो है वो आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये शो हमारा आ रहा है। तो हमारे साथ ये पूसा से वैज्ञानिक जुड़ेंगे, डॉक्टर एसके सिंह, ये बताएंगे केले की खेती के बारे में। तो हम सभी विषयों को सर पकड़ के चल रहे हैं, ऐसा नहीं एक विषय केंद्रित होके, जो विषय है, चाहे हार्टिकल्चर हो, फिशरीज हो, एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, सबको हम इसमें समाहित कर रहे हैं सर। राकेश प्रताप मल, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपको ये शो, ये हमारा जो कार्यक्रम कैसा लगा, आपके इस पे क्या विचार है? इस तरह के कार्यक्रम में हम पहली बार आए हैं, और एनडीएटी मस्ती स्टूडियो का जो ये कार्यक्रम है, और हमारे पुनीत सर भी इसमें पधारे, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया आपने। हमारे राजन जी भी बताए कंपनी के बारे में। तो कुल मिला जुला के लगता है कि आप एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, क्या नाम है, बाकी सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत ही नेक काम है, और ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जब तक डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ, जब तक हम हर चीजों को लेके नहीं चलेंगे, किसी एक चीज के करने से कोई फायदा नहीं होता। चाहे वो एक्वाकल्चर हुआ या कोई खेती करे, कई चीज लेके चलेंगे तो कहीं से थोड़ी थोड़ी आय बढ़ती रहेगी, और सबकी जरूरत एक में है कहीं ना कहीं से। तो ये सर बहुत अच्छा काम है कि आपने सबको लेके चला। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र सर, जो आपने एनडीएटी के माध्यम से शुरू किया है, और हम लोगों की बहुत शुभकामनाएं हैं। जी, आप जुड़े रहिएगा। आपको हर सैटरडे को आपको शाम को 7 बजे किसी न किसी विषय पे कोई ना कोई विशेषज्ञ होगा, और कोई ना कोई फार्मर जोड़ेंगे और आपको वो सलाह देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजन जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आपको इस टीम की यात्रा कैसी लग रही है, आपके इस पे क्या विचार है? राजन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद तकनीकी कारणों से हम, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? तो माइक म्यूट है सर। राजन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और जो मैंने सवाल किया आप तक पहुंचा है उसका जवाब दीजिए। राजन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शायद कुछ तकनीकी कारण से उनसे हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ असामंजस्य नहीं बन रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और पुनीत सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने व्यस्ततम समय में से हमको समय दिया। और मैं हरेंद्र सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो डीजीएफ वो डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज हैं लखनऊ के। उन्होंने आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया, नाम तो मैंने सुना था आपका, देखा था प्रोफाइल वगैरह
व्यक्तिगत नहीं जानना था, आज आपको व्यक्तिगत जान के अच्छा लगा और आपकी जो वार्ता रही वो सुपरहिट रही। और थैंक यू लॉट सर। मैं चाहूंगा आप, हम शो तो करते ही रहेंगे, तो मैं चाहूंगा किसी और शो में किसी दिन किसी और विषय पे, ये आप मत्स्य का ही विषय होगा, कोई दूसरा फार्मर्स होगा, और कोई हो सकता है मत्स्य में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, झींगा पालन है और अलग अलग तरीके के इशू हैं, उन पे आप आइएगा और हमारा ज्ञानवर्धन कीजिएगा हमारे दर्शकों का। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। और राकेश आपका भी, राकेश मल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, और हम चाहेंगे भविष्य में भी आप इस तरीके से प्रगति करते रहें। और आज 16 एकड़ में कर रहे हैं, आप 160 एकड़ में करें और हमारे शो में दोबारा आए और हमको उत्साहित करें, हमारे किसानों को भी उत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजन जी हमारे से जुड़ चुके हैं। राजन जी आप सुन पा रहे हैं? राजन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। सुन रहा हूँ सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आपको ये इस टीम की यात्रा कैसी लग रही है, किसान संवाद और बहुत सारे लाइव शो किए हैं, आपको कैसा लगा ये शो और आपके इस पे क्या विचार है? बहुत बहुत ही अच्छा आपका शो है सर। मैं तो आपका काफी दिनों से देखता रहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे एक दिन आऊंगा, वो भी इस तरह का। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग कमेंट और लाइक करेंगे हम लोग को प्रोग्राम की। क्या राकेश सर, हम लोग दिन में चर्चा कर रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा लेकिन जो वाकई काबिले तारीफ आपका ये प्लेटफॉर्म, और लोगों को संतोषजनक जो भी चीजें मिली है, एनडीए मस्ती टीम का जितना सराहना की जाए वो कम है। मैं कुछ नहीं बोल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। आप प्रोवेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड से थे, आप जुड़े इस शो में, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, नमस्कार। फार्मर है, आपका भी धन्यवाद। और जिन लोगों ने कमेंट किया, इस प्रोग्राम देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और जो फ्यूचर में इस प्रोग्राम को देखेंगे, पुनीत सर जी बता। मैं बहुत जल्द आपसे आगरा मिलने आ रहा हूँ। आइए, स्वागत आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द, इसी नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ आपसे स्पेशली मिलने। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू।